हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नया पेपर बीएससी थर्ड ईयर का, क्योंकि उस पेपर में अपने आधा सेमेस्टर क्लोज कर दिया है डायनेमिक्स के अंदर। और अपन नेक्स्ट पेपर देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पेपर नंबर सेकंड है और इम्पोर्टेंट पेपर है। इम्पोर्टेंट पेपर क्यों है? क्योंकि आगे जाके इन फ्यूचर बहुत काम आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस पेपर में। और स्टार्टिंग में कुछ ट्वेल्थ की चीजें चलेंगी जो अपन ट्वेल्थ में पढ़ाए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। कॉम्प्लेक्स समिश्र संख्याएं आप पहले भी पढ़ चुके हो। सिलेबस लेंथी है, नो डाउट। सिलेबस आपका पूरी बुक है आपके सिलेबस में, और एक एक यूनिट में दो दो तीन तीन चैप्टर है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इसे। बिल्कुल जितना बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं उतने से स्टार्ट करेंगे इसे। आपको करना क्या है, इतना टफ नहीं है। मतलब आप अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे। अच्छा, सिलेबस कलेक्ट करना ये थोड़ा टफ पड़ सकता है, क्योंकि कलेक्ट मतलब कनेक्शन करना है इसका कि भाई ए टू जेड स्टार्टिंग ये है, स्टार्टिंग ये है, फिर एक के बाद एक लीक से चलेंगे इसमें चीजें। डायनेमिक्स में क्या होता था कि चाहे फर्स्ट चैप्टर करा दो पहले, चाहे तीसरा करा दो, चाहे फिर आपको एसएचएम करा दो, कुछ भी करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक लीक से चीजें हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं करा तो उम्मीद मानिए सेकंड और थर्ड चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, और थर्ड चैप्टर नहीं करा तो आगे आपको इन ऑल चैप्टर्स में प्रॉब्लम आने वाली है। तो कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या है कि लीक्ड पेपर है ये। एक के बाद एक लीक होते चले जाएंगे, मतलब कि आपको ज्वाइन होते चले जाएंगे। पहले पेपर चैप्टर का काम सेकंड चैप्टर में आता है। सॉरी। तो मैं अगर बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण, पेपर नंबर सेकंड है ये। और इसमें अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट नंबर जो 1 में है, यूनिट 1 में जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो मेरे पास चैप्टर नंबर 1, 2 व 3, तीन चैप्टरों से मिलकर बनी है अपनी यूनिट नंबर 1। अच्छा, आप यकीन मानिए कि थर्ड चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यह माना जाता है कि आपकी पूरे चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में से आएगा। यूनिट 1 के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। 90% चांस होते हैं, इनसे भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट 90% चांस किसके रहते हैं? थर्ड चैप्टर के। तो थर्ड चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर आएगा, लेकिन जब फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपको कमांड में आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे चैप्टर्स के बारे में समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपने को पढ़ना जरूरी है, फिर ही अपने पास थर्ड चैप्टर आएगा। क्योंकि कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं पता होगा तो आगे जाकर के एनालिटिक वगैरह पे तो बात ही नहीं चलेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है कि नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। तो सबसे पहले ही हेडिंग डालेंगे अपन चैप्टर में, होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली हेडिंग क्या भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं ये चीज क्या होती है? अच्छा, क्या चीज होती है? देखो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट बाय सी। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई लोग इसे, कैपिटल सी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टाइलिश और बना देते हैं, आपको पता है, इस तरीके से डंडा की सी को तो थोड़ा स्टाइलिश दिखने लग जाता है सी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट बाय सी एंड डिफाइंड एज इस तरीके से बेटा डिफाइंड होता है कि जो सी जो नंबर्स होता है, आपको बता रखा है, रियल एनालिसिस पढ़ाई है आपने, पहले भी पढ़ा होगा। जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं का सेट होता है वो होता है a प्लस आयोटा b इज सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये याद रखें कि ये किस में बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ये बिलोंग करते हैं। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आयोटा b टाइप की संख्या होती है, जहां a और b दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। यहां आयोटा के बारे में आपको जानकारी होगी कि जो आयोटा का मान होता है अंडर रूट -1 होता है।
ये अपन 12th में पढ़कर आते हैं कि आयोटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1 होती है। तो कोई पूछे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, भाई सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है, a प्लस आयोटा बी, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आयोटा क्या होती है, अंडर रूट -1। अच्छा, दूसरी कहानी क्या होती है कि मैं अगर बात करूं, मतलब कोई सा भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सम्मिश्र संख्या होगी, वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगी। तो एक बार मैं ऊपर मिटाता हूं बेटा, देखिएगा। ऊपर मिटा देते हैं इसे। अच्छा, अगर मैं कोई संख्या अगर मैं इसमें लेता हूं, z इज बिलोंग्स टू c, कोई भी संख्या देखो z की फॉर्म में ली जाएगी। अगर मैंने इफ अगर आप टेक कर लेते हो कि z भैया बिलोंग कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर में, देन निश्चित रूप से z की शक्ल कैसी होगी, देखो कोई संख्या ऐसी होगी, देखो x प्लस आयोटा y, वेयर x कोमा वाई दोनों किस में होंगे, रियल नंबर में। देखो कोई भी संख्या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हमेशा आयोटा बी की फॉर्म में होती है। पहली संख्या प्लस आयोटा दूसरी संख्या, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होती है। दोबारा सुने, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने सी में लिया तो z की शक्ल कैसी होगी, आयोटा वाली शक्ल होगी। x प्लस आयोटा y, a प्लस आयोटा v, और इसे p प्लस आयोटा q, इस तरीके की शक्ल होगी। अच्छा, x को कहा जाता है जो जिसमें आयोटा नहीं होता, फ्री होता है आयोटा से, इसे कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड का रियल पार्ट कहा जाता है, इसमें आयोटा नहीं होता। और y को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। जो आयोटा नहीं होता जिसमें, वो रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो आयोटा के साथ जो होता है उसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का इमेजिनरी पार्ट कौन है, वाई। एक्स कौन है, जेड का रियल पार्ट। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, मैं पूछू रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं जेड का रियल पार्ट कौन है, एक्स। और मैं पूछू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का इमेजिनरी पार्ट कौन है, वाई, जो आयोटा के साथ में लिखा पड़ा है। बोलो सही है कि नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है। x रियल पार्ट होता है, y इमेजिनरी पार्ट होता है। तो z का रियल पार्ट क्या होता है, x, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, y। ये लिख लिया। अच्छा, अब आप देखिएगा आगे, और एक क्वेश्चन करते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं, और कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, 1 मिनट रुकिएगा आप, है ना। हाँ जी बेटा, तो इसमें क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। निम्न कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको खोजना है, बस एक रियल ढूंढ लेना और इमेजिनरी ढूंढ लेना। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहला जो है इसमें 1 प्लस -√2, 1 प्लस √-2। सेकेंड है इसमें √-2। थर्ड है 1 प्लस √2। फोर्थ है इसके अंदर √-1 और √2। इन चारों के अंदर अपन को कॉम्प्लेक्स अलग ढूंढना है, रियल वाला अलग ढूंढना, मतलब रियल अलग इमेजिनरी अलग। तो देखो ऐसे कर लेता हूं मैं, ठीक है। यहां तो लिख दूंगा रियल पार्ट, यहां क्या लिख दूंगा मैं, रियल पार्ट क्या है, और यहां क्या लिख दूंगा मैं, इमेजिनरी पार्ट क्या है।
इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब आप दिमाग लगा के लिखते चले जाते। देखो 1 प्लस अंडर रूट माइनस 2, तो देखो 1 तो एज इट इज, प्लस में अंडर रूट 2 एज इट इज, और -1 है एक तरीके से, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा। पता है ये चीज तो रियल कौन है, आयोटा के साथ वाला वाई होता है जो इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया, अंडर रूट 2, तो पहले का अंडर रूट 2 आ गया इमेजिनरी पार्ट, और जो फ्री होता है वो रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट कौन हो गया 1, तो पहले का रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट √2। सेकंड में देखो क्या लिखा पड़ा है, ये आयोटा अंडर रूट 2 लिखा पड़ा है, आयोटा अंडर रूट 2, क्योंकि -1 की वैल्यू आयोटा होगी और √2 आ गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है, रियल पार्ट है ही नहीं है, तो रियल पार्ट मैंने मान लिया 0। सेम बात है, ये 0 हट जाएगा, एक ही बात है ये। तो मैं पूछू इसका रियल पार्ट कौन है भैया, 0। इमेजिनरी पार्ट कौन है, जो आयोटा के साथ है, अंडर रूट 2। भाई ये याद रखो, आगे इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है चीजें, कि आपको यही नहीं पता लगा रियल क्या है और इमेजिनरी चीज क्या है। सीखो इन चीजों को, समझो। फिर सेकंड में इसमें देखो भाई 1 प्लस √2 का मान कितना होता है, 1.4 का समथिंग होता है, तो ये तो सर रियल ही है। 1 प्लस √2 ये तो ओनली एक रियल नंबर ही है, आयोटा है ही नहीं है। आयोटा नहीं है तो इसे आयोटा 0 लिख लो। इसमें आयोटा था, -1 अंडर में, इसमें आयोटा था, लेकिन इसमें आयोटा वाला ही नहीं है, तो इसमें रियल इमेजिनरी पार्ट कौन है सर, 0, और रियल पार्ट कौन सा इसके अंदर, पूरा रियल होगा। कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2। बोलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा ये रियल कैसे निकालते हैं और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं। एक लास्ट एंड फाइनल रह गया फोर्थ। अब फोर्थ में देखिएगा कैसे करते हैं इसे। फोर्थ देखिएगा, देखो अंडर रूट -1 इसका मान कितना होता है आयोटा, प्लस अंडर रूट 2। तो इसे ऐसे लिख, देखो घुमाने के लिए ऐसा नहीं है जो पहले होगा वही रियल होगा, नहीं, जो आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी और बाकी फ्री वाला रियल। तो रियल कौन है यहाँ पे √2, तो √2 कौन होगा इसका रियल पार्ट, और आयोटा के साथ कौन है 1, तो ये क्या होगा इसका 1 हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि रियल पार्ट क्या होता है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होगा ये, तो x कहलाएगा उसका रियल पार्ट और z y कहलाएगा उसका इमेजिनरी पार्ट। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। बढ़े आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद मैं ऊपर मिटा देता हूं एक बार इसे, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा बेटा, नेक्स्ट चीज क्या देखोगे आप, इसके बाद आप एक नोट डाल के लिखोगे। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन नोट डाल के लिख रहे हैं इस चीज को। क्या चीज है देखो, अगर मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इफ एंड इफ और यदि फर्स्ट केस, मान लो इसमें से x का मान कितना हो जाए 0, मतलब रियल पार्ट हो गई ना, तो उस केस में z कितना होगा आयोटा y, और उस केस में z आयोटा y होगा, और इन्हें बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जिसमें x रियल ही नहीं है तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। सेकंड, मान लीजिए कि अगर y का मान 0 हो जाए तो z बराबर क्या होगा x, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, प्योरली रियल नंबर। मतलब जिसमें y 0 वो प्योरली रियल बचा रह गया, और जिसमें x 0 वो प्योरली y हो गया। प्योरली मतलब शुद्ध वास्तविक संख्याएं और शुद्ध काल्पनिक संख्याएं। और थर्ड के अंदर मान लो सर दोनों 0 हो जाए, x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए, तो मैं बोलूंगा इसे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, मतलब ओरिजिन है, मूल बिंदु है ये, प्योरली रियल
एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है कि नहीं है। तो ये एक ही नंबर होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो पहली कहानी, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर एक्स जीरो हो जाए तो प्योरली इमेजिनरी, वाई जीरो हो जाए तो प्योरली रियल, दोनों जीरो हो जाए तो दोनों प्योरली रियल भी और प्योरली इमेजिनरी भी। तो ये आप नोट इंपोर्टेंट है, जिसे आपको क्या रखना चाहिए, रिमेंबर रखना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसे एक बार मिटाता हूं, अच्छे से मिटाते हैं, एक बार देखिएगा, जस्ट 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी बेटा प्लीज। तो अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या है, इफ यदि z प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 0, देन ए ऑप्शन है इसके अंदर कि भैया रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 होगा, बी ऑप्शन है इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 होगा, सी ऑप्शन है इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 होगा, और डी ऑप्शन है z की पावर 4 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन अपन को पिक करना है कि अगर ये क्वेश्चन है कि अगर z प्लस जेड की पावर q इक्वल टू 0, देन कौन सी कहानी सही है। तो देखो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है इसका। गिवन क्या कर रखा है अपन को, पहले ये देखें, z प्लस जेड की पावर q इज इक्वल टू 0, z कॉमन निकल के आ रहा है, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो बातें, या तो z इज इक्वल टू 0 और अथवा 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व किया तो z को क्या लिख सकते हो आप, 0 आया है, 0 को क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आयोटा 0। सही बात है कि नहीं, 0 आया तो x भी 0 और y भी 0। और यहां से देखो z स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहां z इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। z इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस आयोटा। रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा ये, अंडर रूट काट लो, प्लस माइनस आयोटा चीज आ जाएगी। प्लस माइनस आयोटा आया, क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं, z इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बार सुनो, इसमें अगर मैं पूछूं रियल पार्ट कितना है z का, आप बोलोगे 0। इसमें पूछूं रियल पार्ट कितना है z का, आप बोलोगे इमेजिनरी आयोटा के साथ में तो प्लस माइनस 1 है, लेकिन मुझे तो रियल चाहिए, तो रियल आयोटा से फ्री होता है, दैट मीन 0। तो दोनों के अंदर z का रियल पार्ट कितना है, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है ना, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन में आप ये सीखें, आगे बहुत काम आने वाला है। आपको ये पहचानना कि रियल पार्ट कहां होगा और इमेजिनरी पार्ट कहां होगा और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। दैट क्लियर। मिटा दूं मैं इसे, देखिएगा मैं इसे मिटाता हूं, बस 1 सेकेंड। देखिए बेटा मैं इसे मिटा देता हूं। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स का पेपर इतना टफ नहीं है, आप यकीन मानिए। डायनेमिक्स की तरह ना इसमें इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है। इजी पेपर है, आराम से कर देते हैं इसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर चलता है ये। बट हाँ ये है कि लिंक अप चीजें आती है तो वहां अलझ जाते हैं, मतलब पिछले चैप्टर का जहां वर्क आता है वहां पर अलझ जाएंगे चीजों में। तो अब तक अपन ने पढ़ा कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, किस तरीके से इसे अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट देखिएगा कि हकीकत में कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से वर्क करता है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अपन क्या क्या कर सकते हैं। अब अपन ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहला पता लगा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है, a प्लस आयोटा बी टाइप होती है, a और b दोनों रियल होते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्री होता है वो रियल कहलाता है, रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्वेश्चन लगाया अपन ने जिसमें यह बताया कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और रियल पार्ट क्या होता है। अच्छा, उसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन और लगाया कि किस तरीके से अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, वो आप देखिएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो पहली कहानी क्या है, जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इससे रिलेटेड एक पॉइंट बनाते हैं P, इससे रिलेटेड एक पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट में क्या होता है, जो x होता है वो उसका x कोऑर्डिनेट, और जो आयोटा के साथ होता है वो उसका क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है कि नहीं। पहली बात तो ये हो गई कि अगर z ये है तो पॉइंट क्या बनेगा, x, y। y क्या होता है, जो आयोटा के साथ लिखा है। x क्या होता है, जो आयोटा के साथ नहीं है, फ्री है। मतलब यहां रियल पार्ट और यहां इमेजिनरी पार्ट आता है। दूसरी बात क्या आती है, एक लाइन कही जाती है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट ऑन 2D प्लेन। 2D प्लेन आगे जाके इसे आर्गेंट प्लेन भी कहेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं इसे, जनरल मैंने बोल दिया 2D प्लेन। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इज रिप्रेजेंट ऑन 2D प्लेन। अब 2D प्लेन की क्या कहानी होती है बेटा, देखो इस तरीके से सीन चलता है। इसमें 2D प्लेन अपन जानते हैं, ये x एक्सिस लेते हैं, ये y एक्सिस लेते हैं, ये x डैश एक्सिस लेते हैं, ये y डैश एक्सिस लेते हैं, ये ओरिजिन होता है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा एक और बात सीखते हैं धीमे धीमे। z इक्वल टू है मेरे पास मान लो 2 + 3 आयोटा। तो अब मैं पूछूंगा बेटा इससे रिलेटेड पॉइंट बता, तो आप बोलोगे x का मान 2 और y का मान 3, तो पॉइंट कितना होगा 2,3, और 2,3 को बड़े प्यार से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो यहां ये पॉइंट आएगा 2,3 बोल दो इसे, या z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा बोलो। सीख लो, पूरे कॉम्प्लेक्स में नचाएगा नहीं तो ये कंसेप्ट, ठीक है कि नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को तल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बुक के अंदर नचाएगा आपको, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो। और बढ़ते हैं आगे। मान लो सर z इक्वल टू मेरे पास 2 आयोटा है, ओनली 2 आयोटा है, तो सर इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं है, तो इससे पॉइंट बना के दिखाओ। तो रियल पार्ट तो 0, और y क्या है, आयोटा के साथ जो लिखा पड़ा है 2, तो 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट होगा 0,2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर z इक्वल टू मैं बोलूं 3 आयोटा, तो क्या बोलोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया 0,3। अच्छा, जिन जिन में x 0 होता है, जिन जिन में x 0 होता है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं, और जिन जिन में x 0 होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं, और वो हमेशा किस पे आते हैं, y एक्सिस पे आते हैं, y एक्सिस पे आते हैं। क्योंकि प्योरली इमेजिनरी आ रहे हैं तो इस एक्सिस का नाम है इमेजिनरी एक्सिस। क्या नाम है बेटा, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर प्योरली इमेजिनरी नंबर आते हैं। अब देखो अगर मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और ये चीज 0 हो जाती है, तो z इक्वल टू क्या बचेगा, प्योरली रियल बचेगा। तो y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब टोटल क्या मिल जाती है मुझे, x एक्सिस। क्योंकि इसमें प्योरली रियल आते हैं इसलिए इस एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं बेटा, रियल एक्सिस। तो आप 2-3 बात सीखे। पहली बात, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है जिसमें x कोऑर्डिनेट उसका रियल पार्ट, y कोऑर्डिनेट उसका आयोटा के साथ वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। y एक्सिस पे सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर आते हैं इसलिए y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, और x एक्सिस पे प्योरली रियल नंबर आते हैं इसलिए इसे रियल एक्सिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इज रिप्रेजेंटेड ऑन 2D प्लेन, 2D प्लेन के ऊपर उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है, एक वैज्ञानिक होगा रीमान, अपने चैप्टर में भी है, सिलेबस में भी है फर्स्ट चैप्टर में,
रीमान ने यह कहा कि इसे 2D प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक स्पेयर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रीमान ने कहा। क्या बात है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट इन 2D प्लेन। इसके साथ साथ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इन 2D प्लेन, इसके साथ साथ रीमान ने यह कहा कि 2D प्लेन के साथ साथ इसे एक स्फीयर पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इस चैप्टर का जो टॉपिक होगा उसे बोलेंगे स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, त्रिविमीय प्रक्षेप। ये अपने है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बड़ा यहां पर, ठीक है नहीं है। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर भैया 2D प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। 2D प्लेन को भैया दुनिया वाले कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो आज के लेक्चर्स में अपन ने सिंपल सिंपल बातें करी। आप कॉम्प्लेक्स को रेगुलर पढ़े, रट जाएगा पेपर। इतना इजी पेपर है, इतना टफ नहीं है ये पेपर। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ोगे, सिस्टमेटिक रूप से पढ़ोगे, प्योरली सिंपल पेपर हो जाएगा ये। लेकिन मौत उनके लिए जो इसे नहीं पढ़ेंगे। डायनेमिक्स दर्दनाक क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें रायता फैलता है डायनेमिक्स में। कैसे मिलता? बड़े बड़े क्वेश्चन है, लंबी चौड़ी बातें करते हैं। लेकिन इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी, थ्योरम्स आएंगी, बट वो भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं। सिंपल सिंपल थ्योरम, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आराम से होंगे। मेहनत रखें आप। 1 लेक्चर अपन ने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट लेक्चर से रेगुलरली पर डे अपन 1 बाय 1 करके लेक्चर्स अपलोड करेंगे और आप रेगुलर पढ़ें। उम्मीद करता हूं लगभग 60 70 80 लेक्चर्स में ये फिनिश हो जाएगा। 70 80 लेक्चर्स ये मिनिमम बताएं, ज्यादा भी लगेंगे क्योंकि पढ़ाने वाला जब मैं पढ़ा रहा हूं तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सिलेबस मेरे से खींचा नहीं जाता, दौड़ाया जाता नहीं है। आराम आराम से चलेंगी चीजें। आप लोग रोजाना पढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायनेमिक्स, रियल और ये कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर दी। मैं तीनों पेपर ऑनलाइन ही भी कराऊंगा और ऑफलाइन स्टार्ट होती है तो ऑफलाइन भी कराऊंगा मैं, ठीक नहीं है। जिस बच्चे की भक्ति जोर करे ऑनलाइन पे वो ऑनलाइन ले ले, और अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है, सारे बैच रेगुलर लगते हैं, तो मैं ऑफलाइन भी कराऊंगा, ठीक है नहीं है। आप लोगों के सामने ऑनलाइन में इतना फायदा है कि आपको चीजें सारी वापस पढ़ने का टाइम मिलेगा। वापस आप कहीं अटकते हो तो लेक्चर्स को देख सकते हो। ऑफलाइन में सिर्फ इतना रोला होगा, एक बार पढ़ा दिया, दोबारा रिवाइज नहीं आप कर पाओगे। ये थोड़ा बेनिफिट सिस्टम है इसका। आप ऑनलाइन का थोड़ा फायदा उठा सकते हो कि आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए, जैसे मान लो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको जरूरत पड़े, यार ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, तो आप वापस देख सकते हो, ठीक है कि नहीं है। दोनों बातें कराऊंगा मैं ऑनलाइन, तीनों पेपर कराऊंगा। आप घबराए नहीं। जैसे डायनेमिक्स में A to Z कराया है, कॉम्प्लेक्स में A to Z कराऊंगा मैं, इसी प्रकार अलजेब्रा में ऑनलाइन में आपको A to Z सिलेबस मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी। ऑफलाइन में इतना सिलेबस मैं कभी नहीं करा पाऊंगा। ऑफलाइन में इतना सिलेबस मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। और ये जो फाइट रहेगी वो 100% मार्क्स के लिए रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मान लो कि 70% 75% मार्क्स के लिए स्टडी कर रहा हूं। नहीं भाई, 70-75% में तो इंपोर्टेंट पढ़ा दूंगा मैं, और गारंटी से इंपोर्टेंट आएगा पेपर में। मुद्दा क्या है कि अपनी फाइट है 99% और 100% मार्क्स की। मतलब मैथ्स से अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे मार्क्स आएंगे, क्या दिक्कत है? आए बच्चों के यार, ऐसी बात नहीं है नहीं आए। डायनामिक्स में तो भाई हमारे खुद के आए हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक से स्टार्ट कर दिया है, अपन रेगुलर स्टडी करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन इसके आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो आप इनको रिवाइज करें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।